नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं मैथ पेडागोजी के अंदर, वैन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पेपर 1 में आता है कि पेपर 2, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। पेपर 2 में हो चाहे पेपर 1 में हो, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको जो है डाइन्स का सिद्धांत दिया था, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे सीडीपी में बायगोस्की, पियाजे ये सब पूछे जाते हैं, वैसे ही मैथ पेडागोजी में वैन हेले के सिद्धांत और डाइन्स थ्योरी और इससे रिलेटेड बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनकी एक कंप्लीट थ्योरी है, बहुत सिंपल है। एक बार रिवीजन कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे और छोटा छोटा नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि ये नोट्स बहुत काम के होंगे। एग्जाम में जाने से पहले आप इनको जो है क्विक रिवीजन कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल खास होगा। तो लास्ट तक जो है क्वेश्चंस को, वीडियोस को देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 100 लाइक्स का टारगेट जो है अचीव कराइएगा। कमेंट कीजिएगा, अगर किसी भी तरीके का कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना, ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और उनको बताना कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। मैथ पेडागोजी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब वैन हेले का जो ज्यामितीय सिद्धांत है वो क्या है, बहुत सिंपल भाषा में मैंने पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में जो लैंग्वेज है वो दी गई है, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जितने भी, उनमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कुछ मिलेगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों तरीके के आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। वैन हिले जो है अपने बच्चों को ज्योमेट्री में होने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंतित थे। वैन हिले जो है कि बच्चे ज्योमेट्री समझ नहीं पाते, इसके बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने बच्चों की जो है ज्यामितीय सोच के स्तर को समझने के उद्देश्य से कुछ रिसर्च किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस प्रकार की जो है शिक्षा बच्चों की जो है सबसे अच्छी मदद कर सकती है। तो इन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि बच्चे जो है ज्योमेट्री, जो मैथ की जो ज्योमेट्री है उसको कैसे समझ सके, बाकायदा उसको क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज के लिए है, ज्योमेट्री के संबंध में है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, अब इनके जो सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा जो है, छात्र ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं और उसे कैसे समझते हैं। और ये जो समझ है इन्होंने 5 इसके क्रमिक सिक्वेंशियल लेवल में विकसित किया है। तो इन्होंने जो है, वैन हिले ने बच्चों को ज्योमेट्री समझाने के संदर्भ में इन्होंने ये बताया कि भाई बच्चा ज्योमेट्री कैसे समझेगा, कैसे उसको समझ में आएगा अच्छे तरीके से ज्यामिति। उसके लिए इन्होंने 5 क्रमिक स्तर बताए थे। जैसे पियाजे ने 4 चरण दिए थे, वैसे ही वैन हिले ने इसके जो है ज्योमेट्री संदर्भ में 5 जो है इसके चरण दिए थे। अब ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने का सबसे बुनियादी स्तर है, इन्होंने ये बताया कि ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने का सबसे बुनियादी स्तर है उसका कल्पनाशील होना, बच्चे की कल्पना। ठीक है, कल्पना करना। प्रत्येक जो है स्तर पर, हर स्तर पर छात्र जो है अपनी भाषा और तर्क का प्रयोग करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो है छात्र किसी स्तर, एक स्तर को छोड़ करके अगले स्तर पर नहीं जा सकता। तो मतलब स्तर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम जो है तरीके से जाना होगा, और किसी भी स्तर को छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि ये उम्र में बड़ा हो गया तो इस स्तर को जाने दो, ऐसा नहीं है ना। पर उस स्तर को टच करना पड़ेगा, चाहे वो वर्ग किसी वर्ग में आए, किसी एज उम्र ग्रुप में भी आए। ठीक है, ये बात समझ गए। तो केवल जो परिपक्वता होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो ज्योमेट्री सीखने की तरीका हो सकता है, वो केवल उम्र और मैच्योरिटी से नहीं आती है। उसके लिए एक क्रम होना चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए। ठीक है, एक स्तर की सोच जो है अगले स्तर की सोच में गुणात्मक रूप से जो है भिन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्तर से जो दूसरे स्तर में जब बच्चा जाता है तो वहां पे जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से अलग होती है, ना कि जो है मात्रात्मक रूप में बताया जा रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, वो शिक्षण का तरीका ही तय करता है कि कोई छात्र अगले स्तर पर जाएगा या नहीं, उसकी उम्र नहीं तय करती है। प्रत्येक स्तर के लिए शिक्षक की जो है विशेष भाषा, गतिविधि और सामग्री जो है बहुत जरूरी होती है। ठीक है,
अब देखिए, हमने जो आपको बताया कि इसके 6 स्तर हैं और 6 स्तरों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक? तो पहला जो स्तर है उसे कहते हैं दृश्यीकरण। दृश्य बिल्कुल शॉर्ट भाषा में मैंने लिखा है कि ताकि आप इसको एक लाइन में जो है दिमाग में अपने बैठा लो। तो जहाँ इस जो स्तर पे क्या होता है, बच्चा जो है आकृतियों को पहचानता है, सिर्फ केवल आकृति को पहचानता है, लेकिन गुणों को परिभाषित नहीं कर पाते। जैसे आकृति को पहचाने, जैसे उसको बच्चे को बता दीजिए ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, बस इतना ही वो जान पाएगा। या फिर इससे रिलेटेड ये जान पाएगा कि ट्रायंगल कैसा दिखता है, तो बता देगा समोसे के जैसा, पिज्जा स्लाइस के जैसा, ये जो है टीवी के जैसा दिखता है मेरी, ये जो है बॉक्स के जैसा दिखता है, ये मम्मी की रोटी गोल गोल, ऐसे जो है राइम्स बताई जाती है ना, यही बस सिंपल सा है, ठीक है। तो दृश्यीकरण में छात्रों को सिर्फ आकृतियों की पहचान करना सिखाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब प्री स्कूल में होता है, 3 साल का बच्चा जब एडमिशन लेता है नर्सरी क्लास में, तो टीचर्स जो है उसको शेप नेम्स कराती हैं, तो सिर्फ केवल आकृतियां ही तो बता दिखाती हैं, है ना, ये बात है। अब अगला स्टेज आ जाता है जहां पे बच्चा अगले स्टेज में जंप करता है, जब ये पहचानने लग जाता है, तो यहाँ पर जो है गुणों का विश्लेषण होता है, मतलब ये विश्लेषणात्मक जो है मतलब स्तर कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, उस आकृति के गुणों को पहचान समझने का प्रयास करते हैं। अब आकृति में गुण क्या है कि जैसे इस आकृति में 3 रेखाएं होती हैं, इस आकृति में 4 रेखाएं होती हैं, पर रेक्टेंगल और ट्रायंगल में क्या संबंध है इस चीज को वो नहीं बता पाएगा। तो यहां पर बच्चा जो है आकृतियों के गुणों को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। अनौपचारिक स्तर, जिसे हम अमूर्तता स्तर कह सकते हैं, अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल जो है, या डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन जो है स्टेज कह सकते हैं। इस स्तर पर जो है छात्र जो है संबंधों को, देखिए वहां पर दूसरे स्टेज में हमने गुणों की बात करी थी, अब यहाँ पे बच्चा जो है त्रिभुज और जो है रेक्टेंगल में क्या संबंध है इसको जो है परिभाषित करने लग जाता है, मतलब इसको समझने लग जाता है। तो यहाँ पर संबंध इंपॉर्टेंट हो गया। अनौपचारिक स्तर पर हम संबंधों को ध्यान में देते हैं, ठीक है। औपचारिक स्तर पर क्या होता है, बच्चा इस स्तर पर आकर के प्रमेय, थ्योरम्स और तार्किक प्रमाण जो है प्रस्तुत करने लगता है। जो भी थ्योरी उसको पढ़ाई जा रही है उसको जो है तार्किक रूप से उत्तर देने लगेगा, उसको समझने लगता है। नेक्स्ट जो स्तर है 5वां, वो है कठोरतम स्तर, उच्चतम स्तर माना जाता है। ये पॉइंट आपसे याद रखिएगा, कौन सा स्तर किस क्रम में है, ये क्रम बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे पियाजे में आपने क्रम याद रखा है, वैसे इसको भी आपका क्रम याद रखना होगा, ठीक है। अब कठोरता वाला है, इस स्तर पर क्या होता है कि बच्चा जो है गणितज्ञों की तरह जो है मतलब बिहेव करने लगता है। तो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, गणितीय अवधारणाओं को समझता है और नई जो है अवधारणाएं विकसित करने का प्रयास करता है। तो गणित को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास किया। अब जो है हम इसको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं और उदाहरण से भी देख लेंगे, ताकि आपके ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम लोग जो है सीधे एमसीक्यूज करेंगे जो टीचिंग एग्जाम्स में आपसे पूछे गए। तो अब 0 स्तर इसे कहते हैं, और ये 0 स्तर होता है जिसे पहला स्तर जिसे हमने नाम बोला था, तो ये होता है दृश्यावलोकन, पहचान या विजुअलाइजेशन, रिकग्निशन या विजुअल। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना, क्योंकि आप अक्सर जो है ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हिंदी में कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो इंग्लिश जरूर भी पढ़ लेना इसको। अब दृश्यावलोकन जो पहला स्टेज है, स्तर है, इसमें क्या होता है, ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने का सबसे बुनियादी स्तर कौन सा है, तो सबसे बुनियादी स्तर जो बिल्कुल बुनियाद में है वो है दृश्यीकरण। अब इस स्तर पर क्या होता है, बच्चा संपूर्ण आकृति को पहचानना और उस आकृति को वास्तविक दुनिया की वस्तु से जोड़ना, जैसे कि त्रिभुज कैसा है दिख रहा है, ये जो है पिज्जा के जैसा, बर्गर पिज्जा जो है ये सर्कल जो है कैसा दिख रहा है, बर्गर के जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये समझने लग जाता है, ये जो रेक्टेंगल है ये मेरी टीवी के जैसा दिख रहा है मेरी, है ना, ऐसे समझा सकता है, ठीक। तो वो जो वास्तविक दुनिया से जो है अपनी चीजों को जोड़ने का प्रयास करता है वो विजुअलाइजेशन में होता है, दृश्यीकरण में होता है। इसमें बच्चे के अंदर तर्क करने की कोई क्षमता नहीं होती है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। पहचान केवल जो है उसकी बाहरी शेप के आधार पर होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस स्तर पर, वैन हिले के किस स्तर पर वो बच्चा जो है चीजों को पहचानता है उसके बाहरी शेप के आधार पर, तो आंसर होगा दृश्यीकरण।
यही सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्ट बिल्कुल एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि बच्चे कह सकते हैं इस स्तर पे आकर के कि वर्ग या आयत एक खिड़की की तरह दिखता है। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के किसी भी गुण को पहचान नहीं पाते हैं, गुणों को नहीं पहचान पाते, लेकिन उदाहरण के लिए यह वृत्त है, ये वृत्त नहीं है, ये कह देता है। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है तो बच्चा बता देगा विच शेप इज सर्कल, तो आंसर बताएगा ये सर्कल है। और कौन सा जो है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है। पर ये नहीं बता पाएगा कि इसमें 4 रेखाएं, रेक्टेंगल इसे क्यों कहते हैं, इसे सर्कल क्यों कहते हैं, ऐसा जो है कुछ नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब जो है स्तर 1 पे आ जाते हैं। तो इसे स्तर कहते हैं विश्लेषण स्तर, एनालिसिस। तो एनालिसिस जैसा कि नाम रखा है, तो यहाँ पे जो है आकृतियों का एनालिसिस करेगा। तो मतलब बच्चा जो है आकृतियों की विशेषताओं और गुणों की पहचान करना शुरू कर देते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और सभी की लंबाई समान होती है। ठीक है, इस स्तर पर जो है छात्र किसी आकृति के सभी गुणों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन गुणों के बीच में क्या संबंध है इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो गुणों के बीच संबंध नहीं बता पाएंगे, ये पॉइंट आपको बस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा जो है बहुभुजों को भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो जैसे कि ये ट्राइंगल है तो बता देगा कि 3 इसके साइड्स होते हैं और 3 जो है इसके कॉर्नर्स होते हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं, ये वो बता देगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करता है बच्चा, किस स्टेज में आकर के करता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं स्तर 2 पे, जिसे कहते हैं अनौपचारिक निगमन या इसे कहते हैं इनफॉर्मल जो है डिडक्शन या अब्स्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, अब इस स्तर पर क्या होता है, बच्चे जो है आकृतियों और उनके जो है गुणों के बीच में संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। तो गुण कैसे खोजेंगे, जैसे हर वर्ग एक आयत होता है, जैसे ये वर्ग है और एक आयत है, तो ये कह रहा है कि हर वर्ग एक आयत होता है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। बस इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है कि वो आमने सामने की भुजाएं समान तो होती हैं, उसके साथ साथ चारों भुजाएं भी समान होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग और आयत के बीच में संबंध को समझ पा रहा है कि नहीं, बात समझ गए। तो यहां पे ये बता दे रहा है कि भाई हर वर्ग एक आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे बच्चा वर्ग, आयत, समानांतर, चतुर्भुज आदि के बीच जो है संबंध बताने लगता है। अब बच्चे जो है परिभाषाएं देने में जो है सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। वह जो है अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क देने लग जाते हैं। तो परिभाषाएं देने लगते हैं किस स्टेज पे, अनौपचारिक स्तर पे बच्चा परिभाषा देता है। तर्क को सही ठहराने लगता है किस स्टेज पे, अनौपचारिक स्तर पे। सरल तर्क जो है किस स्टेज पे देता है, तो बच्चा सरल तर्क देने में सक्षम हो जाता है। तो ये सारा, लेकिन औपचारिक जो है प्रमाण नहीं दे पाता। ठीक है, तो प्रमाण नहीं दे सकता लेकिन बाकी सारी चीजें कर लेता है। अब जैसे आप इस आकृति को देखिए, अब लॉजिकली ऑर्डर्ड जो है रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन के रूप में मैंने ये एक जो है चित्र दिया है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। हमारे जो है बाएं तरफ दिया गया है समांतर चतुर्भुज, भाई ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, और राइट साइड में जो है रेक्टेंगल का उदाहरण दिया है, और जो बीच का जो है क्षेत्र है, ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसमें वर्ग दिया है और जो है स्क्वायर मतलब वर्ग दिया है। तो ये कहने का मतलब है कि वर्ग जो होता है वो दोनों समूह में आता है। ये वर्ग जो है इस समूह में भी आएगा और इस समूह में भी आएगा, मतलब इस वर्ग बीच वाले पोर्शन में दोनों के गुण हैं। कैसे गुण हैं, तो वर्ग में क्या होता है कि भाई वर्ग में देखिए जो पैरेललोग्राम है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें भी वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग जो है आयत भी है, आयत के चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्ग आयत है। और वर्ग के भी आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो इसलिए इन दोनों में जो है कहीं ना कहीं संबंध है। तो आकृतियों के बीच में तार्किक जो संबंध की बात हो रही है वो इसी जो है स्तर पे आएगा, अनौपचारिक स्तर पे आएगा, इनफॉर्मल जो है डिडक्शन स्तर पे आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला स्तर जिसे कहते हैं औपचारिक निगमन या फॉर्मल डिडक्शन या कटौती स्तर कह सकते हैं। नोट कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूं, नोट कर लेना इसको अच्छे तरीके से, इसको रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा और इससे सरल आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता मैं। अगर आप फिर भी ये वीडियो नहीं देख रहे हैं
और अगर फिर भी आपको इसका नोट्स नहीं बना रहे तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं पूरे जो है जान लगा के आप लोगों को पूरा नोट्स दे रहा हूँ, मैं पेपर्स करा रहा हूँ, हर तरीके का पेपर्स कराता हूँ, नए बिल्कुल नए क्वेश्चन, जो किसी भी पेपर कोई भी दुकान से खरीद लाओ पेपर, है ना, जितने भी बुक्स आती है उतनी खरीद लाओ, उसमें भी पेपर वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं स्तर 3 की बात करते हैं, कटौती अनौपचारिक निगमन स्तर, फॉर्मल डिटेक्शन। अब इस स्तर पर क्या होता है, बच्चा प्रूफ करता है, तर्क संगत क्रम का पालन करता है, मतलब समांतर जो चतुर्भुज है कि गुणों को प्रमेय सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो प्रमेय रूप में सिद्ध करने का प्रयास करेगा ये औपचारिक फॉर्मल डिटेक्शन में। इस स्तर पर जो है बच्चा प्रमाण लिखने और परिभाषाओं की भूमिका को समझने में सक्षम होता है। ठीक है, औपचारिक निगमनात्मक स्तर पर छात्र किसी भी ज्यामितीय प्रमेय को कदम दर कदम प्रमाणित कर सकता है, इसमें तर्क जो है क्रमबद्ध होता है। अब ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर तर्क जो बच्चा कर रहा है वो एक लॉजिकल तर्क देता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध करिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे बच्चा इसको सिद्ध करने का प्रयास करेगा, या फिर ये सिद्ध करिए कि जो वर्ग होता है वो आयत भी होता है, वर्ग आयत के बराबर होता है, इसको सिद्ध करिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रमेयों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से सिद्ध करने का भी प्रयास करता है। अब आ जाते हैं आखिरी स्तर, चौथा स्तर, जिसे कहते हैं कठोरता निगमन स्तर। वैसे 5 स्तर हैं, अगर हमने 0 स्तर से जो है काउंट किया इसलिए 4 नजर आ रहा है, अगर हम 0 को 1 कर देते हैं तो वो होता। ठीक है, तो कठोरता जो है निगमन स्तर क्या है, रिगोर जिसे कहेंगे। तो यहाँ पर स्तर पर जो है, इस स्तर पर जो छात्र होता है वो उच्च अमूर्त गणितीय प्रणालियों के संदर्भ में सोचे, तो बच्चा यहाँ पे बहुत भयंकर रूप से गणितीय जो है चीजों को समझने लग जाता है। अब कैसे गणितीय होगा कि भाई लॉजिकल क्वेश्चंस को भी जो है दिमाग में सॉल्व करेगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, इस तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इस स्तर पर आकर के बच्चा, विद्यार्थी जो होता है ज्यामिति की जो विभिन्न जो है प्रणालियां होती हैं उनकी तुलना कर पाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जाकर के वैन हिले का सिद्धांत आपका खत्म हो जाता है। अब इससे ज्यादा वैन हिले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तकरीबन तकरीबन 30 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। आप इन क्वेश्चंस को देख लो, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो, जो भी कठिन लगे उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, उसका आंसर लिख लेना, एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवीजन कर लेना। यकीन आप जो है आपको ये क्वेश्चंस जो है मतलब एक तरीके से आप ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वैन हिले सिद्धांत जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। मैंने बताया था कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि बच्चों के संदर्भ में कि भाई बच्चा ज्योमेट्री कितना आसानी तरीके से समझे और कैसे क्रम होने चाहिए उसको समझाने का प्रयास किया। ऑप्शन सी। वैन हिले सिद्धांत के कुल कितने स्तर हैं, तो टोटल स्तरों की संख्या है 5। अब अगला क्वेश्चन है, वैन हिले सिद्धांत का पहला स्तर कौन सा है, तो पहला स्तर जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, दृश्यात्मक, इसमें सिर्फ केवल बच्चा पिक्चर्स देखता है और पिक्चर्स देख करके आकृतियों को पहचानने का प्रयास करता है कि ये त्रिभुज है, कि ये सर्कल है, कि रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर है, कि ये स्टार है, मतलब इस तरीके से चीजों को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सीधे तौर पर वैन हिले के स्तर 1 पहचान को बढ़ावा देती है, तो स्तर 1 में मैंने आपको क्या बताया था, स्तर 1 में मैंने बताया था कि बच्चा जो है क्वेश्चंस के बीच में जो है उसके जो है गुणों को समझने लगता है, संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे विभिन्न त्रिभुजों के गुणों की तुलना करने वाली एक सारणी बनाना, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों को केवल उनके जो है स्वरूप के आधार पर पहचानते हैं, ना कि उनके गुणों के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर पहचान रहा है बच्चा, ना कि गुणों के आधार पर पहचान रहा है, तो वो है उसका स्वरूप क्या है, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, है ना, ये सारी चीजें, ये पेंटागन है, ये सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, किसी बच्चे ने वृत्त को गोल कहकर पे पहचाना, ये वैन हिले के सिद्धांत का कौन सा स्तर है, तो देखिए ये स्तर वही है ऑब्वियसली, दृश्य स्तर, पहचान स्तर, विजुअलाइजेशन स्तर, ऑप्शन ए। वैन हिले सिद्धांत के अनुसार एक टीचर का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए,
तो छात्र को जल्द से जल्द सूत्र याद कराना, या फिर बच्चों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उचित शिक्षण अनुभव प्रदान करना, या फिर केवल रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर सभी छात्रों को एक ही गति से पढ़ाने आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए हमें उचित शिक्षण जो है अनुभव प्रदान करना आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चा जो है कहता है कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और 4 समकोण होते हैं, ये किस किस स्तर को दर्शाता है? तो आयत में जो है 4 भुजाएं 4 समकोण है, तो ये उसके गुणों को पहचान रहा है, विश्लेषणात्मक स्तर को कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग की पहचान बच्चा इस आधार पर करता है कि उसकी जो है सभी भुजाएं समान है। ये किस स्तर का उदाहरण है? 90 का आंसर देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा विश्लेषण स्तर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैन हिले स्तरों का सही क्रम पहचानना है। तो देखिए एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और इसका उत्तर जो है लगाने का प्रयास करिए कि क्या सही इसका आंसर होगा। तो पहला इसका आंसर है ऑप्शन ए, दृश्यात्मक पहला स्तर होगा, उसके बाद विश्लेषण, फिर अनौपचारिक, फिर औपचारिक और फिर दृढ़ता, रिगोर। ठीक है, वैन हिले सिद्धांत के अनुसार एक छात्र जो यह समझता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन इस तथ्य को औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, तो ये जो है संभावित किस स्तर का जो है उदाहरण है? तो 11वें का आंसर है भाई सभी वर्ग आयत होते हैं, वो इसके गुणों को तो पहचान पा रहा है लेकिन संबंध नहीं बता पाएगा, तो इसका मतलब है वो विश्लेषण स्तर पर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी छात्र ने कहा कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो विपरीत भुजाएं समान होती हैं और इसलिए ये आयत से संबंधित है, तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये किस स्तर का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए 12वें का जो है, यहाँ पे बच्चा जो है एक दूसरे के गुण को समझ रहा है, उसके संबंध को समझ रहा है, तो यहाँ पे हम अनौपचारिक स्तर बता देंगे। तो गुणों के बीच में क्या संबंध है ये बात ये समझ गया है इस स्तर पर आकर के बच्चा। ठीक है, बात समझ गए? कौन सा स्तर जो है गुणों के बीच तार्किक संबंध को समझने लगता है? तो किस स्तर पर बच्चा जो है गुणों के बीच जो है तार्किक संबंध समझता है? तो आंसर है निष्कर्षण। ठीक है, ऑप्शन सी। वैन हिले सिद्धांत में दृढ़ता जो सबसे आखिरी वाला स्तर था, रिगोर जिसे कहेंगे, स्तर पर किस अवस्था से प्राप्त होता है? तो ये जो अवस्था है ये प्राइमरी स्कूल का तो होगा नहीं भाई, सोच के देखिए आप, क्या ये प्राइमरी क्लास में बच्चा जो है गणितीय अवधारणाओं को पूरी तरीके से समझ सकता है? उसके प्रमेय क्या है, उसके प्रमेयों को सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है ना? या फिर नई कोई खोज या अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता क्वेश्चंस के रूप में, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये है विश्व जो है विद्यालय के स्तर पर आंसर देना होगा। अगर ये ना दिया होगा तो माध्यमिक होगा आंसर। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको आंसर डी लगाना है। वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सी चीज छात्र के स्तर को बदलने में सबसे अधिक सहायक होती है? तो कौन सी चीज जो है बच्चों को बदलने में सबसे ज्यादा सहायक होती है? तो उसकी उम्र नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, अनुभव और गतिविधियां होती है। ध्यान रखिएगा, अनुभव और गतिविधियां आधारित जो है ये बच्चों के स्तर को समझाने बदलने में सहायक होती है। ठीक है, वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो 16वें का देखिए आंसर, तो बच्चे की उम्र नहीं, छात्र की व्यक्तिगत जो है प्रतिभा नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता और अनुभव भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर, सॉरी माफ करना, जन्मजात बौद्धिक क्षमता नहीं हो सकती, आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो वैन हिले के संदर्भ में इन्होंने सबसे ज्यादा माना शिक्षण की गुणवत्ता और टीचर का अनुभव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वैन हिले सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो वैन हिले का जो सिद्धांत के संदर्भ में ये है कि स्तर जो है क्रमिक होते हैं, किसी भी स्तर को हम छोड़ नहीं सकते और एक क्रम से ही चलेंगे। विद्यार्थी प्रयास से स्तर छोड़ सकते हैं, ठीक है,
तो प्रत्येक स्तर की अपनी भाषा होती है। तो ज्यामितीय अवधारणाओं की समझ पूर्ववर्ती स्तर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखिए 17वें का आंसर है ऑप्शन जो है बी, यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रयास से छोड़ सकते हैं, मतलब अगर उसको कोई कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कराएं तो वो स्तर छोड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए केवल उम्र और परिपक्वता बदलने से जो है कोई टीचिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि एज में बड़ा हो गया या मैच्योर हो गया मेरा बच्चा। नहीं, आप जो गतिविधियां हैं वो कैसे सीख रहा है और जो चीज़ों को सीखने का जो क्रम है उसको कैसे समझाए, ये सब निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर जो है, सी आंसर है, ये आंसर सही होगा, लेकिन बी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। वैन हेले के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होगा? तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए रट्टा महत्वपूर्ण है या यांत्रिक मैकेनिकल अभ्यास, जैसे मैं पेन पेपर पेंसिल बोर्ड पे लिखना, ये सब अभ्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या संरचित जो है शिक्षण, या उम्र और परिपक्वता? देखिए आंसर, तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो है सी। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड जो है लर्निंग कहते हैं, ठीक है, या टीचिंग कह सकते हैं, या टीचिंग कह सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बार बार कहा है कि उम्र और परिपक्व होना ही काफी नहीं है, एक सही तरीका भी बहुत जरूरी होता है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए उसका बच्चे को सही नॉलेज और सही तरीका पता होना चाहिए कि भाई पहले स्तर पे भाई चित्र देखेगा, फिर दूसरे स्तर पे उसके गुणों को पहचानेगा, फिर तीसरे स्तर पे उसके गुणों के संबंध को पहचानेगा, फिर चौथे स्तर पे जो है अमूर्त रूप से चीज़ों को जो है समझेगा। ये सारी चीज़ें होंगी, प्रमेयों को सॉल्व करने लगेगा, तार्किक जो है चिंतन करने, इस तरीके से। बात समझ गए? 19वां क्वेश्चन है, वैन हिले सिद्धांत के अनुसार स्तरों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो छात्र की उम्र सीधे तौर पर तय करती है कि वो किस स्तर पर है। ये मैंने आपको अभी बताया है कि भाई जो महत्वपूर्ण बात, माफ करना भाई, उम्र ही तय करती है कि वो किस स्तर पर है, एक स्तर को छोड़कर के अगले स्तर पर नहीं जा सकते। तो ये जो है, एक सेकेंड मुझे पूरे ऑप्शन पढ़ ले दीजिए। तो भाई उम्र सीधे तौर पर तय करती है कि वो किस स्तर पर है, या फिर एक स्तर को छोड़कर के अगले स्तर पर नहीं जा सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात तो हमें पता है। उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए ज्यामितीय सूत्रों को रट्टा मारना जरूरी है क्या? नहीं, सभी छात्र का एक गति से नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहां पे सही होगा। 19 का आंसर बी। यूक्लिडियन जो है ज्यामिति और गैर यूक्लिडियन जो है ज्यामिति प्रणालियों में अंतर और तुलना करने की क्षमता वैन हिले के किस स्तर पर आती है? तो 20वें का आंसर है, यह है विश्लेषण स्तर। ऑप्शन ए यहां पे होगा सही आंसर, ठीक है। वैन हिले सिद्धांत के किस स्तर में औपचारिक तर्क और प्रमाण आधारित ज्यामितीय जो है आती है, ज्योमेट्री आती है? तो औपचारिक जो है स्तर की बात हो रही है। तो 21वें का आंसर देखिए, निष्कर्षण, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर रहेगा। अनौपचारिक तो हो ही नहीं सकता, दृश्यता हो नहीं सकता, रिगोर सबसे आखिरी वाला स्तर है। तो यहाँ पे औपचारिक तर्क की बात कर रहा है, प्रमाण की बात कर रहा है, तो आंसर हो गया निष्कर्षण, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जब छात्र ये समझते हैं कि प्लेन जो है ज्योमेट्री और स्फेरिकल जो है ज्योमेट्री की अवधारणाएं अलग अलग है, तो ये किस स्तर का उदाहरण है? तो 22वें का देखिए आंसर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कठिन निगमन स्तर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दृढ़ता जो आखिरी स्तर है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो आकृतियों की पहचान करना, या फिर प्रमेयों को याद करना, या औपचारिक प्रणाली और स्वयं सिद्धों का उपयोग करना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर बताए गए हैं। चाक्षुषीकरण, अब ध्यान रखिएगा, देखिए ये हमने पहला जो स्तर है उसको ये भी बोलते हैं दृश्यीकरण के साथ चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। विश्लेषण स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर और दृढ़ता। ये कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ जो है बहुभुज दिए गए, जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। वो भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। तो भुजाओं की संख्या के आधार पर, जैसे इसमें 3 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है,
इसमें 5 है, इसके आधार पर वो अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये ज्यामितीय स्तर का उदाहरण है वैन हिले के अनुसार। किस ज्यामितीय स्तर का उदाहरण? देखिए इसका आंसर, देखिए समझने का प्रयास करिए एक बार इसको। जो है मैं सोचता हूं कि इसका आंसर आपको ना बता करके आप इसको खुद ही जो है इसका आंसर देने का प्रयास करें, या फिर मैं इसका आंसर दे देता हूं और मुझे बताइएगा कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही समझ लिया था, मतलब इसका आंसर सही लगाया था। कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये स्तर होगा विश्लेषण स्तर, ध्यान रखिएगा, विश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर है। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आपको दोबारा समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने की और बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ जो है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।